हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक, जिसमें अगला टॉपिक होता है अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अभिकारक की सांद्रता देखें अपन, तो जैसे जैसे हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। यानी हमने कहा चूंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ाएंगे, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे हम, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ी, इसका मतलब गाढ़ापन बढ़ा। अभिकारक के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, पास पास आएंगे, ज़्यादा पास पास आएंगे तो उनके मध्य क्या बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी। और जैसे जैसे टक्कर बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। हमने कहा जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा देखें हम अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति। तो अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति से देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो संपन्न होती हैं उनमें क्या होता है कि पुराने बंध तो टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। ऐसे कह दें हम, बंध वियोजन जितनी आसानी से होगा, बंध का टूटना जितनी आसानी से होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। हम कह रहे हैं कि अभिक्रियाओं में अभिकारकों के कुछ बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। बंध वियोजन जितनी आसानी से होगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है, आयनिक पदार्थों की रिएक्शन है, एक सहसंयोजक पदार्थों की रिएक्शन है। तो आयनिक पदार्थों की जो रिएक्शन होती हैं वो सहसंयोजक पदार्थों की तुलना में क्या होती हैं, तीव्र वेग से संपन्न होंगी। आयनिक पदार्थों की जो अभिक्रियाएं हैं वो सहसंयोजक पदार्थों की तुलना में क्या होती हैं, तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। उदाहरण के लिए बात करें हम कि ये दो रिएक्शन दे रखी हैं। देखो 2NO + O2 = 2NO2 बना। हमने कहा है इसको ये माना प्रथम रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन की बात करें 2CO + O2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 बनाई और इस रिएक्शन को माना हम 2 कह रहे हैं। तो हम इस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो इन दोनों रिएक्शनों में फर्स्ट जो रिएक्शन है ये क्या होगी, फास्ट होगी, तीव्र गति से संपन्न होगी। अभिक्रिया प्रथम 2 की तुलना में क्या होगी, तीव्र वेग से संपन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि NO जो बंध होता है वो CO बंध की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है। NO बंध CO बंध की तुलना में क्या होगा, दुर्बल होगा और आसानी से टूट जाएगा। अब हमको कैसे पता चला कि NO बंध CO की तुलना में क्या है, दुर्बल? तो इसको देखते हैं हम। देखिए विद्युत दृढ़ता से देखें हम इसको, ये NO और ये CO। तो नाइट्रोजन की विद्युत दृढ़ता देखें अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ऑक्सीजन की 3.5। इन दोनों के मध्य विद्युत दृढ़ता का अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना आ गया, 0.5 आ गया। इन दोनों में देखें इसकी विद्युत दृढ़ता 2.5, इसकी 3.5। इनके मध्य विद्युत दृढ़ता का अंतर निकाला तो कितना आया, 1.0। तो हम कहते हैं कि बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत दृढ़ता का अंतर जितना ज़्यादा होगा बंध उतना ही मजबूत बनेगा। तो इसमें देखा C और O में बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत दृढ़ता का अंतर कितना है, 1,
और इसमें कितना आ रहा है NO के मध्य में 0.5, यानी कौन से में ज़्यादा आ रहा है, CO में। इसका मतलब प्रबल बंध कौन हुआ, CO। दुर्बल कौन सा हो गया, NO। तो इसका मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ये कैसा बॉन्ड है, दुर्बल बंध, और ये कैसा है, प्रबल बंध। इन दोनों की कंपैरिजन की हमने, तो हम कह रहे थे कि प्रथम अभिक्रिया, सेकंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो है सेकंड की तुलना में अधिक तीव्र वेग से संपन्न होगी। क्यों होगी, इसका रीजन हमने बता दिया कि NO बंध CO बंध की तुलना में क्या है, दुर्बल है। दुर्बल है तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग उसमें उतना ही अधिक होगा। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला अगला कारक देखते हैं अपन, वो है अभिकारक की सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभिकारक की सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। यानी हम ऐसे कह दें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है किसके, अभिकारक के पृष्ठीय सतह के क्षेत्रफल के। ऐसा क्यों होता है, हम ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे अभिकारक की पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभिकारक की सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिकारक के अणुओं के मध्य संपर्क स्थल बढ़ जाता है। संपर्क स्थल बढ़ जाएगा, इसका मतलब अभिकारक के अणु जल्दी जल्दी पास आएंगे, और जैसे ही पास आएंगे तो उनके अणुओं के मध्य टक्करें ज़्यादा होंगी, और जैसे टक्करें ज़्यादा होंगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, हम डेली रूटीन में देखते हैं कि ठोस कोयला है आपके पास में एक, और एक कोयले का बुरादा है, तो हम कहते हैं कि ठोस कोयले की अपेक्षा कोयले का जो बुरादा होता है वो अधिक तेजी से जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि उसकी पृष्ठीय सतह का मान बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिसके कारण अभिकारक के जो अणु हैं वो जल्दी जल्दी पास आएंगे, संपर्क स्थल बढ़ेगा। संपर्क स्थल बढ़ेगा तो अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि ठोस कोयले की अपेक्षा कोयले का बुरादा अधिक तेजी से जलता है। क्यों, तो आंसर क्या लिखते, क्योंकि अभिकारक के पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अभिकारक के अणुओं के मध्य संपर्क स्थल बढ़ेगा, जिससे अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो हमने लिखा कि अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या बढ़ता है, संपर्क स्थल, जिससे टक्करों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यही कारण है कि ठोस कोयले की अपेक्षा कोयले का जो बुरादा होता है वो अधिक तेजी से जलता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या आते हैं, अधिक टक्करों वाले क्या आते हैं, अभिकारक के अणुओं के मध्य संपर्क स्थल बढ़ेगा और अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या बढ़ जाएगी, टक्कर बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ऐसे अगला फैक्टर देखें हम, विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण के प्रभाव में देखें हम तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अंधेरे में तो कम वेग से संपन्न होंगी, लेकिन जैसे ही उनको विकिरण या फोटोन या प्रकाश जैसे ही दे दिया हमने तो क्या होगा, वो तीव्र गति से संपन्न होंगी। एग्जाम्पल की बात करें हम, क्यों होता है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में विकिरणों का फोटोन का अवशोषण कर क्या करती हैं, तेजी से संपन्न होती हैं। एग्जाम्पल देखें, H2+Cl2 अंधेरे में जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो ये मंद वेग से संपन्न होती है, लेकिन जैसे ही इस रिएक्शन को H2+Cl2 और सूर्य के प्रकाश में कराया तो ये क्या बन जाएगा, तो HCl बना, और वो कैसे बनेगा, तीव्र वेग से। तो हमने देखा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अंधेरे में कम वेग से संपन्न होती हैं,
तथा प्रकाश या सूर्य या की उपस्थिति में वो प्रकाश के फोटोन का अवशोषण कर लेती हैं और तीव्र वेग से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसी पर आधारित है। जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अंधेरे में क्या होता है, कम, या अपन कह दें कि नहीं होता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो तीव्र वेग से क्या होगी, संपन्न होगी। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ऑक्सीकरण ईजिली होता है किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वालों में अगला कारक है उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक के प्रभाव में देखें हम तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, पहले ये क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। मैंने शब्द लगाया था परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। हम ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक दो प्रकार के हैं। इस आधार पर वेग को परिवर्तित करने के आधार पर ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, तथा ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या किया हमने, इसमें अगर हमने MnO2 डाला और ये टूट जाएगा कि 2KCl+O2। ये जो रिएक्शन है इसमें MnO2 जो है वो क्या करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, इस रिएक्शन में बढ़ा देता है। जैसे ही हम MnO2 मिलाते हैं और एक सामान्य वेग में रिएक्शन करते हैं तो MnO2 के मिलाने पर अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया में MnO2 किसका कार्य कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ऐसे ही हम एस्टर का जल अपघटन देखें, ये बन गया CH3COOH प्लस C2H5OH। एस्टर के जल अपघटन में देखें, सामान्य वे में ये रिएक्शन धीमी गति से संपन्न होती है, लेकिन इसमें जैसे ही तनु अम्ल मिलाया जाता है एसिड्स की प्रेजेंट में यह रिएक्शन फास्ट होने लग जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया में ये तनु अम्ल भी किसका कार्य करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला एग्जाम्पल देखें हम तो देखिए कि H2O2, ये ग्लिसरीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन 2H2O प्लस O2 में 2D। तो इस रिएक्शन को एक सामान्य वे में करते हैं हम और एक ग्लिसरीन डाला उत्प्रेरक। जैसे ही ग्लिसरीन डालते हैं तो ये अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब इस रिएक्शन में ग्लिसरीन वो किसका कार्य करती है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करती है। ग्लिसरीन क्या करती है, इस रिएक्शन में अभिक्रिया के वेग को कम कर देती है। इसका मतलब ये किसका कार्य करेगी, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। इस बात को हम एक चार्ट से देखें तो देखिए दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, उनके लिए मैंने ग्राफ बनाया। एक तो होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती हैं ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया। तो देखिए दोनों में देखें, दोनों में अंतर क्या है कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी के लिए हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए ऊष्मा छेपी क्षेपण का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का निकलना। ऊष्मा निकलेगी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है या उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन में हमने देखा, यहाँ पे हमने स्थितिज ऊर्जा ली, पोटेंशियल एनर्जी, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है अभिक्रिया निर्देशांक कह दें या अभिक्रिया की प्रगति या गति। ऐसे ही हमने यहाँ पर ली पोटेंशियल एनर्जी और ये लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभिक्रिया की गति। तो देखिए ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में हम कह रहे हैं ऊष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। माना कोई रिएक्शन यहाँ से शुरू हुई और ऐसे आके इसने प्रोडक्ट बना दिया, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, और ये जो अवस्था होती है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उच्चतम जो ऊर्जा अवस्था है वो क्या कहलाती है, उसकी संक्रमण अवस्था। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है रिएक्टेंट से क्या बनने में, प्रोडक्ट बनने में, उत्पाद बनने में। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ऊष्मा छेपी कहलाएगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा क्या हुई है, मुक्त हुई है। तो ये ऊष्मा छेपी का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ देखा हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या देख रहे हैं हम कि कोई रिएक्शन माना यहाँ से शुरू हुई और ऐसे करके यहाँ ही समाप्त हो गई, तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो इतनी ऊर्जा की और आवश्यकता हुई। इसका मतलब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊष्मा शोषी को। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमने दो प्रकार के ग्राफ समझ लिए। इन दो ग्राफों से अब क्या देखेंगे हम, उत्प्रेरक के प्रभाव में क्या देखना चाह रहे हैं कि उत्प्रेरक एक धनात्मक मिलाएं और एक ऋणात्मक। इन दोनों में ये जो है ये क्या कार्य करेगा, देखिए ये क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा इसका मतलब ये क्या हुआ कि जितनी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा उतनी ही जल्दी क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। यानी सक्रियण ऊर्जा के तो अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमणुपाती होता है। हमने कहा अभिक्रिया का जो वेग है वो सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। इम्पोर्टेंट बात है, काम आएगी, आपको न्यूमेरिकल भी करोगे तो भी काम आएगी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सक्रियण ऊर्जा के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। यानी अब जितनी सक्रियण ऊर्जा कम है अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर हमने देखा एक ग्राफ के थ्रू देखना चाह रहे हैं हम कि देखिए ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभिक्रिया निर्देशांक। तो हमने कहा कि एक ऊष्मा छेपी के अकॉर्डिंग ले लें। हमारे पूरे चैप्टर में जो ग्राफ है वो किसके अकॉर्डिंग है, ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा छेपी के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ को देखा। तो कोई रिएक्शन माना यहाँ से यहाँ तक ऐसे संपन्न हुई, ये रिएक्टेंट कहला रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी रिलीज हुई है। ये हमने कौन सा ग्राफ बना लिया, ये तो हमने क्या बना लिया बताओ, ऊष्मा छेपी का ग्राफ। अभिकारक से उत्पाद बना
तो इसका मतलब ये अभिक्रिया संपन्न हुई, तो इसको कहते हैं अभिक्रिया ऊष्मा। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या कहलाती है? अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या कहलाता है? अभिक्रिया ऊष्मा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है, जिसे अपन स्थिर जब दाब की बात करेंगे तो इसे कहते हैं हम एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच से व्यक्त करते हैं। और जब इसे हम स्थिर आयतन पर कैलकुलेट करेंगे तो इसी एनर्जी का नाम बन जाएगा इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? बताओ, डेल्टा ई से। हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया से उत्पाद बना, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? अभिक्रिया ऊष्मा, जिसे स्थिर आयतन पर तो आंतरिक ऊर्जा कहते हैं तथा स्थिर दाब पर क्या कहते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन। अब हमने देखा कि एक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक हुई, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था। तो एक रिएक्शन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये इसकी क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा, E A। ये क्या है? इसकी सक्रियण ऊर्जा। हमने क्या कहा कि ये जो रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है? ये ग्राफ जो हमने बनाया है वो क्या है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति को शो कर रहा है। उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में ये रिएक्शन संपन्न हो रही है। हमने क्या किया कि एक उत्प्रेरक ऐसा मिलाया कि यह जो रिएक्शन है वो तेजी से संपन्न हो गई। एक उत्प्रेरक मिलाया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ हमने जैसे ही कोई एक उत्प्रेरक मिलाया तो ये अभिक्रिया ऐसे संपन्न हो गई। इसका मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट, और अब इंटरनल जो एनर्जी बन जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक की बनेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। प्रथम E1 कह दिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब टाइम कम लगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या आई? ऊपर से जा रहे हैं, एक ऊपर होके किसी जगह हमको जाना है। एक तो हम आसानी से शॉर्टकट होते हुए आ गए, तो इसका मतलब हमको टाइम कम लगा। टाइम कम लगा, इसका मतलब वेग ज़्यादा है। सक्रियण ऊर्जा क्या हुई? कम हो गई। एक हम दूर से घूम के आ रहे हैं, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब वेग क्या हो गया? कम हो गया। सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो हमने कहा एक रिएक्शन, एक उत्प्रेरक हमने ऐसा मिलाया कि अभिक्रिया यहाँ से ऐसे ही हो गई, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया? ये कम हो गया। कम हो गया, इसका मतलब अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो गई। तो इसका मतलब हम पहले ही कह चुके हैं, सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा तो हम कह देंगे ये जो रिएक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और उत्प्रेरक भी कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पर? धनात्मक, पॉजिटिव उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हुई, क्योंकि अभिक्रिया का वेग क्या हो गया है? बढ़ गया है। दूसरे एक उत्प्रेरक हमने ऐसा मिलाया कि रिएक्शन देखिए यहाँ से यहाँ होके आई, अब ऐसे उत्पाद बना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा करने पर तो देखो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, वेग क्या हो गया? कम हो गया। ये दूर से घूम के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की सक्रियण ऊर्जा गिनेंगे हम, तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रियण ऊर्जा बढ़ गई। सक्रियण ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब वेग क्या हो गया? कम हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे? ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? बताओ। ये भी उत्प्रेरक की उपस्थिति को शो कर रही है, लेकिन कौन सा वाला लिखेंगे यहाँ पर हम? ऋणात्मक। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? नेगेटिव। ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगी? संपन्न होगी। तो ये हमने देखा उत्प्रेरक का प्रभाव। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं।
क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्प्रेरक की बात कर रहे थे हम। इस अभिक्रिया के वेग के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक, और ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। हमने धनात्मक और ऋणात्मक के एग्जाम्पल आपको दे दिए। उसके बाद हमने दो प्रकार की रिएक्शन बताई। एक कौन सी? ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्मा शोषित। दोनों के लिए ग्राफ देखे। ग्राफ में हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अभिक्रिया का जो वेग है वो तो सक्रियण ऊर्जा के क्या होता है? व्युत्क्रमणुपाती होता है। यानी सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्लियर किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।